वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 4 पृथ्वी के आंतरिक बलों के परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का विकास। पृथ्वी अस्थिर है, इसका धरातल असमतल है। पृथ्वी का असमतल धरातल हमारा वासतल है। पृथ्वी पर विविध प्रकार की भू आकृतियाँ पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, मैदान, कर्नाटक तथा उस्खात भूमिका दिखाई देती है। हमें भूस्पष्ट पर झुके हुए, बूढ़े और टूटे हुए शैल समस्तर भी देखने को मिलते हैं, जो हमने मूल रूप से समांतर रूपों में बिछे थे। विभिन्न प्रकार की शैलियों, उनके बनने की प्रक्रिया व विशेषताओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। शैलों का भू आकृतियों के आकार से गहरा संबंध, लेकिन पृथ्वी के स्वरूप की विशिष्ट आकृतियाँ इसकी आंतरिक व बाह्य शक्तियों की सतत प्रक्रिया का स्वरूप प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस पाठ में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के विषय में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि पृथ्वी के अंतर धरातल पर वह क्या परिवर्तन करती है। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप आंतरिक बलों तथा उनके द्वारा निर्मित भू-आकृतियों को स्पष्ट कर सकेंगे। मंद एवं असीमित हलचलों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ऊर्ध्वाधर एवं समांतर हलचलों में अंतर बता सकेंगे। भवन तथा भ्रंशन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्वालामुखी प्रक्रिया के होने के कारण बता सकेंगे। विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों का वर्णन कर सकेंगे। संसार के रेखा मानचित्र में प्रमुख ज्वालामुखियों तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की स्थिर स्थिति दिखा सकेंगे। भूकंप के कारणों व उनके प्रभाव को स्पष्ट कर सकेंगे। आंतरिक बल: पृथ्वी पर भू आकृतियों की विविधता उसके धरातल के अंदर और बाहर साथ कार्य करने वाली दो प्रकार की शक्तियाँ अंतिम परिणाम हैं। भूस्पर्श के अंदर पैदा होने वाली इन शक्तियों को आंतरिक या अंतर्गत बल कहते हैं। इन बलों की ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी की आंतरिक गर्मी तथा पृथ्वी के धरातल पर बाह्य बलों द्वारा शैल पदार्थ का स्थानांतरण है। पृथ्वी की हलचलें: सामान्यतः हम लोग को यह कहते हुए सुना है कि पृथ्वी शैल की तरह ठोस तथा स्थिर है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ना तो पृथ्वी स्थिर है और ना ही शैल इसमें पृथ्वी की बाह्य परत बनी है इतनी ठोस है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक महाद्वीपों और संसारों के स्थलीय और जलीय मार्गों के वितरण में भारी परिवर्तन होते रहे हैं। पृथ्वी पर असंख्य भू हलचलें हुई है, जिनके परिणाम स्वरूप इसके धरातल पर भारी परिवर्तन हुए हैं। मुंबई पोतासे में वायवीय भाग का धंसना, महाबलीपुरम मंदिर का समुद्र जल में होना तथा कच्छ के रण की भूमि के स्तर पर हुए परिवर्तन भारत के घटने वाली इन हलचलों के कुछ उदाहरण हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्रियाशील इन बलों के परिणाम स्वरूप इनकी बाह्य परत में हलचलों पैदा होती है। इन हलचलों को पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। चूँकि ये हलचलें पृथ्वी का बाह्य परत की वास्तविक बनावट में हुआ परिवर्तनों से संबंधित होती है, ये पैदा होता है और अंत इन्हें पर्वतीय वतनिक हलचलें भी कहते हैं। टेक्टोनिक शब्द ग्रीक भाषा के टेक्नोक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बनने वाला। ये शब्द अपने में पूर्ण सार्थक, क्योंकि पृथ्वी ये हलचलें वास्तव में निर्माणकारी है। इनके द्वारा पृथ्वी ही पर विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। चित्र 4.1 का 4.1 ख से स्पष्ट है। भारत का स्वरूप 6 करोड़ वर्ष पूर्व पूरी तरह भिन्न था। आज जहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला है, गंगा सिंधु का मैदान है, वहाँ टैक्थिस नामक सागर था। टैक्टिस सागर निकटवर्ती स्थल प्रदेशों से बहने वाली नदी द्वारा लाए गए पदार्थों को क्रमिक
निपेक्षण निक्षेपण से भर गया। बाद में टैक्थिस सागर के तल में बनी अवसादी शैलों से हुए क्रमिक उत्थान से उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में गंगा सिंधु मैदान का निर्माण हुआ। चित्र 4.1 का 6 करोड़ वर्ष पूर्व का भारत देखिए कैसा है दोस्तों। टैक्टिस सागर, अंगारा, गोडवारा भारत का प्रभाव। चित्र 4.2 का वर्तमान मानचित्र, हिमालय भारत का टकराव देखो। भारत के मलबा पठार के दक्षिण ट्रैप, उत्तरी अमेरिका में कैम्ब्रिया के स्नेक नदी के पठार, ऑस्ट्रेलिया में किम्बर्ले पठार, दक्षिण अमेरिका में पाना और पैटागोनिया पठारों का निर्माण में विभिन्न भूमि कालों में पृथ्वी के आंतरिक भागों के निचले पिछले लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप हुआ है। इन उदाहरणों से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि हमारी पृथ्वी का धरातल कभी भी ऐसा नहीं रहा जैसे कि आज है और ना ही भविष्य में ऐसा होगा। वह हलचल जो पृथ्वी के आंतरिक और अंतर्जाल बलों द्वारा पैदा होकर भूपट्टी को प्रभावित करती है, पृथ्वी की हलचलें कहलाती है। पृथ्वी की हलचलों को वक्तनिक हलचलें भी कहते हैं क्योंकि वह पृथ्वी के धरातल पर क्रमिक परिवर्तन द्वारा भौतिक लक्षणों का निर्माण करती है। पृथ्वी की हलचलों का वर्गीकरण। पृथ्वी की हलचलों को समय के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है का मंद हलचलें तथा अस्क्रमिक हलचलें। मंद हलचलें भूपट्टी पर कुछ परिवर्तन इतने क्रमिक और मंद होते हैं कि उसमें परिवर्तन सैकड़ों या हजारों वर्ष के बाद देखने को मिलता है। ऐसी हलचलें जिसका समय मानव जीवन में भी अधिक लंबा होता है मंद हलचलें कहलाती है। ये हलचलें भूपट्टी पर ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज रूप में होती है। ऊर्ध्वाधर हलचलें भूपट्टी में धंसवाव और उभार पैदा करती है। भारत में ठकियावाड़ तख्त पर उठे हुए समुद्री तटों पर पाए गए समुद्र जीवों के अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि यह तट कभी समुद्र जल के नीचे था। इसी प्रकार के उठे हुए समुद्री तट के भारत पूर्वी तट के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। यह तट समुद्री स्तर से 15 से 30 तक उठा दिए गए। दूसरी ओर भूस्पष्ट के धंसाव के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो सुंदरबन डेल्टा में पीट के लिग्नाइट स्तरों की उपस्थिति, तमिलनाडु की तिरुनेलवेली में तथा मुंबई द्वीप के पूर्वी तट पर वनों का समुद्र में डूब जाना। आस्क्रमिक हलचल। मंद हलचलों के विपरीत कुछ हलचलें ऐसी होती हैं जो भूपट्टी में शीघ्र परिवर्तन ला देती है। ज्वालामुखी तथा भूकंप ऐसी हलचलों के उदाहरण हैं। इन दो घटनाओं द्वारा परिवर्तन इसमें क्रमिक होते हैं। नदियों के मार्ग बदल जाते हैं तथा लावा बहने एवं जमने से पर्वत उठे भूभाग के पठार का निर्माण कुछ ही दिनों में हो जाता है। इन हलचलों के परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो जाते हैं। आश्रमिक हलचलें भूपट्टी में तत्काल परिवर्तन लाती हैं। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक हलचलों के परिणाम हैं। वह हलचलें जो धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन लंबे समय में लाते हैं उन्हें मंद हलचलें कहते हैं। भूपट्टी में उभर धंसाव व जल में डूबने की क्रियाएं मंद हलचलों के कारण होती है। उत्तरार्ध तथा क्षैतिज हलचलें। मंद हलचलों को पृथ्वी के धरातल के किसी भाग के ऊपर उठने या धंसने के आधार पर पुनः ध्रुवाधर तथा क्षैतिज हलचलों में विभाजित किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर हलचलें धरातल को पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होती है और उसके धरातल को प्रभावित करती है। इसलिए इन गतियों के कारण बड़े पैमाने पर धरातल के भूभाग पर ऊपर उठ जाते हैं तथा नीचे धंस जाते हैं। ये गतियाँ पर्याय इतनी मंद है विस्तृत होती है कि पृथ्वी के क्षैतिज शैलों स्तरों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह गतियाँ मुख्य रूप से महाद्वीपों तथा पठारों के निर्माण
से संबंधित होती है। अंत उन्हें महाद्वीप निर्माणकारी अथवा पठार निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं। पिछले पार्ट में आपने सैलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सदी सैल महासागरों व समुद्रों में लाए गए पदार्थों के जमाव से निर्मित होते हैं। यह सैल महाद्वीप में विस्तृत रूप में पाई जाती है। इस तथ्य से वहाँ पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि सैलों के ऊपर उठने से महाद्वीप का निर्माण हुआ है। ऊपर के वर्णन के विपरीत ऐसे असंख्यक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें भवन, नदी, घाटियाँ तथा शहर समुद्री में भूमि के घसने से डूब गए हैं। भूमध्य सागर के क्रीट द्वीप में बने प्राचीन भवन और भारत के सौराष्ट्र का प्रसिद्ध प्राचीन नगर द्वारिका समुद्र में डूबे इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं। ये परिवर्तन पृथ्वी के धरातल के नीचे धंसने की गति को पुनः स्पष्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर धरातल के नीचे उठने और या धंसने से महाद्वीपों, पठारों तथा महासागरों का निर्माण होता है। ऊर्ध्वाधर हलचलों को महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं। क्षैतिज हलचलें कभी कभी आंतरिक बल भूपट्टी पर एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर अथवा दोनों दिशाओं से प्रभाव डालते हैं। इन कारकों भूपृष्ठ के क्षैतिज सैलों स्तरों के अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। इन बलों के कारण पूर्व स्थापित सैल स्तरों में बदलाव व खिंचाव पैदा होता है। ऐसी इसलिए भी होता है क्योंकि ये गोलाकार पृथ्वी के स्तरों में क्षैतिज अथवा स्पष्ट रेखा की दिशा में प्रभावित होते हैं। अंत इसको क्षैतिज हलचलों के नाम से जाना जाता है। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं: स्पीडन बल, तनाव बल। स्पीडन बल वह है जो स्तरों को एक ठोस तल की दिशा में खिसकाते हैं अथवा दोनों दिशाओं में दबाव डालते हैं। इनकी क्रियाएं को समझने के लिए आप एक कपड़े का टुकड़ा ले और उसे मेज पर फैला ले। इस कपड़े को अपने दोनों सिर से उसके बीच और दबाव डाले तो कपड़ा पर ऊपर नीचे मुड़ पड़ जाएगा। सैल स्तर भी कपड़े की भांति मुड़ जाते हैं। इस प्रकार स्पीडन बल सैलों स्तरों में मोड़ डाल देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बलित पर्वतों का निर्माण होता है। इनमें अपसदी सैलों लहरों की भांति मुड़ जाती है। इस प्रकार सैलों के मुड़ने की प्रक्रिया को बवन कहते हैं। ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को अपनीति तथा नीचे की ओर मुड़े हुए मोड़ को अभिनीति कहते हैं। चित्र 4.2 स्पीडन देखिए दोस्तों, ये स्पीडन है। अभिनीति अपनीति देखिए। संकुचित भूपट्टी चित्र 4.2 बलन से पूर्व तथा बलन के बाद भूपट्टी। जल बलन विस्तृत पैमाने पर होता है। ये तो पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया से संबंधित है। संसार की अधिकांश महान पर्वतमालाओं जैसे हिमालय, कोरिज, एडिस, अल्प्स तथा इसी प्रकार के अन्य पर्वतमालाओं का निर्माण स्पीडन बलों की विस्तृत पैमाने पर हुई क्रियाओं का ही परिणाम है। इन गतियों को पर्वत निर्माणकारी हलचलें भी कहते हैं। क्षैतिज हलचलें स्पीडन तथा तनाव बलों से उत्पन्न होती है। स्पीडन द्वारा सैलों स्तरों में मुड़ पड़ने को बेलन कहते हैं। ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ को अपनीति के नीचे की ओर पड़े हुए मोड़ को अभिनीति कहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाली बेलन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बलित पर्वत बनते हैं। इन्हें सामान्यतः पर्वत निर्माणकारी हलचलें कहते हैं। तनाव बल तब पैदा होता है जब शक्ति दो विपरीत दिशाओं में धरातल के समांतर कार्य करती है, अर्थात जब शक्तियाँ किसी दिए गए बिंदु या धरातल के दोनों ओर कार्य करती है तो तनाव पैदा होता है। जब तनाव बल अधिक तीव्र होते हैं तो सैल स्तरों परतों के दरार पड़ जाती है।
और वह टूट जाती है। फलस्वरूप दरारें या भ्रक्ष पैदा हो जाते हैं। जब दो दरारों के बीच सेल ऊपर अथवा नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं तो इसे भ्रंशन कहते हैं। जिस रेखा के साथ टूटे हुए सेल स्तर विस्थापित होते हैं अथवा खिसकते हैं उसे भ्रंश रेखा कहते हैं। चित्र 4.3 तनाव बलों के कारण भ्रंश बनते हैं। जिस रेखा के साथ टूटे सेल स्तर खिंचते हैं उसे भ्रंश रेखा कहते हैं। भ्रंश उत्प्रेक्षित भाग तनाव अप्रेक्षित भाग। चित्र 4.3 भ्रंश। स्पीडन की शक्ति के कारण तनाव की शक्ति सक्रिय होती है। इस प्रकार भ्रंशों का निर्माण बोर्डों के बनने की प्रक्रिया के साथ होता है। इसी तात्पर्य है कि बेलन की प्रक्रिया सेलों की परतों में भ्रंश निर्मित होते हैं वह टूटती है। भ्रंशन की प्रक्रिया के कारण दरार घाटियों तथा खंडन पर्वतों का निर्माण होता है। जब दो लगभग समांतर दरारों के बीच स्थिर सेल स्तर नीचे की ओर मुड़ खिसक जाते हैं तो दरार घाटी का निर्माण होता है। चित्र 4.4 संसार के प्रमुख दरार घाटियों में स्कॉटलैंड की मध्यवर्ती घाटी, राइन नदी घाटी, नील की घाटी, मित्र सागर बेसिक तथा पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी। इसमें इस क्षेत्र की कुछ झीलें शामिल हैं। गणना की है कुछ भूगोलवेत्ता नर्मदा और तापी घाटियों में भी दरार घाटियाँ मानते हैं। दामोदर नदी घाटी के कोयले निरपेक्ष आरंभिक रूप से एक अभिनीति जो एक दरार घाटी से मिलती जुलती है में जमा हुए बताए जाते हैं। अवरोधित पर्वत, रिक्ट घाटी, अवरोध पर्वत, दरार की घाटी तथा खंडन पर्वत। दरार घाटी भ्रंश रेखाओं के सहारे बनी दो समांतर दीवारों के बीच धंसा हुआ भूभाग होता है। इसी प्रकार की घाटी को ग्लेवन भी कहते हैं। दरार घाटी का निर्माण दो दरारों के बीच वाले स्थल खंडों के ऊपर उठने से भी हो सकता है। इन पर बैठे हुए खंडों को होस्ट या खंडन पर्वत कहते हैं। राइन नदी के इन दोनों किनारों के साथ फैले ब्रेजेज ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत तथा फिलिस्तीन या जॉर्डान के पठार खंडन पर्वतों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। करार चित्र 4.3 दरार घाटियों तथा खंडन पर्वतों के विस्तृत लक्षण है। वह एक दिशा में फैले हुए तीव्र या खड़े किनारे वाले ढाल है। अरब सागर की ओर के पश्चिमी घाट के कगार, विंध्याचल के कगार तथा नर्मदा नदी का भ्रंशन का ही परिणाम है। भ्रंशन के कारण दरार घाटी खंडन पर्वत का कंगारों का निर्माण होता है। भ्रंश रेखा के सहारे बनी दो समांतर दीवारों के बीच धंसे भाग को दरार घाटी कहते हैं। खड़े व तीव्र ढाल वाले ऊपर उठे हुए भूभाग को खंडन पर्वत कहते हैं। करार भ्रंश के साथ बना तीव्र व लंबा ढाल है। क्या आपने कभी सक्रिय ज्वालामुखी देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो इसे आपने तस्वीरों में या लावा उगलते हुए ज्वालामुखी को फिल्मों में देखा होगा। हाँ, हम भू-आकृति के उदाहरण के स्वरूप में इन स्काकार आकृतियों का अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी भूपट्टी में वह छिद्र या द्वारा होता है जिसके द्वारा सेल पदार्थ, सेल के टुकड़े, राख, जलवाष्पन तथा अन्य गर्म गैस धीरे धीरे अथवा तेजी से उद्गर्भ के समय निकलते हैं। ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों से भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। इस प्रकार के छिद्र या भूपृष्ठ पृथ्वी के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ सेल स्तर अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। ये देखिए इसकी फ़ोटो। शंकु, ड्राइड नालिका पृथ्वी भूपट्टीय
राख की परत, लावा प्रवाह, कैटर, साय कैटर। चित्र 4.5 ज्वालामुखी शंकु। आपको आश्चर्य होगा कि ये उद्गार होते क्यों हैं। वास्तव में ज्वालामुखी इस तथ्य के परिणाम है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक गर्मी वह दबाव विद्यमान है। पृथ्वी की बाहर ठोस पदार्थ के नीचे पिघले सैल पदार्थ, जिन्हें मैग्मा कहते हैं, अत्यधिक दबाव में होते हैं। जब ये मैग्मा छिद्र या धारा द्वारा मैग्मा चैम्बर से बाहर धरातल पर जमा हो जाते हैं तब इसे लावा कहते हैं। चित्र 4.5 मैग्मा तथा गैसें जो भूपट्टी के नीचे जमा है वह बाहर आने का प्रयास करती है। जब वह अपने दबाव से भूपट्टी में कोई कमज़ोर रेखा या छिद्र बनाने में सफल हो जाती है तो ये गैस पिघले सैल पदार्थ, सैल के ठोस टुकड़े व राख आदि के साथ तेज़ी से धरातल पर फैल जाते हैं। जब ठोस वह पिघले सैल तथा गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलकर धरातल पर आती है तो यह प्रक्रिया ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। ज्वालामुखी भूपट्टी में ये छिद्र होता है जिससे पिघले सैल पदार्थ मंद अथवा तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। पदार्थों के बाहर निकलने की गति उद्गार की तीव्रता पर निर्भर करती है। ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारक मैग्मा और गर्म गैसों द्वारा भूपट्टी पर डाला गया अत्यधिक दबाव है। यह प्रक्रिया जिसके ठोस पिघले सैल व गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आ जाती है, ज्वालामुखी सक्रिय कहते हैं। ज्वालामुखी पदार्थ छिद्र या द्वारा के बाहर होकर प्रायः शंकु का आकार ग्रहण करते हैं। शंकु के ऊपर कीप के आकार का एक गड्ढा होता है जिसे कैटर कहते हैं। चित्र 4.5 ज्वालामुखी के प्रकार। प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। उद्गार की बारंबारता, ज्वालामुखी पदार्थों के बाहर निकलकर पृथ्वी के धरातल पर आने के ढंग तथा उद्गार की प्रवृत्ति तथा धरातल वर्गीकरण के प्रमुख आधार है। उद्गार का बारंबारता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रस्तुत ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी इसमें समय पर उद्गार होते रहते हैं अथवा वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के प्रमुख ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्टोकबोली, इंडोनेशिया में कोटकाओ, फिलीपाइंस में मेयोन हवाई द्वीप समूह में मौना लोआ तथा भारत में बेलन द्वीप है। प्रस्तुत ज्वालामुखी वे है जिसमें वर्तमान काल में उद्गार नहीं हुए हैं। वास्तव में इन्हें सोई ज्वालामुखी कहा जाता है। इटली में वेसुविस तथा दक्षिण अमेरिका का कोटोपेक्सी प्रमुख प्रस्तुत ज्वालामुखी हैं। इन 2 प्रकार के ज्वालामुखी के विपरीत ऐसे ज्वालामुखी है जिसे ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुआ, इन्हें लुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। म्यांमार बर्मा का लाउट पोमा तथा तांजानिया का किलिमंजारो प्रमुख विलुप्त ज्वालामुखी है। किसी भी ज्वालामुखी को प्रस्तुत विलुप्त ज्वालामुखी प्रकार में बांटना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए सुविकसित तथा कोटकाओ हजारों वर्षों तक विलुप्त रहने के बाद इसमें अचानक उद्गार होने लगे और सक्रिय ज्वालामुखी हो जाए। उद्गार की बारंबारता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय, प्रस्तुत तथा विलुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी वे है जिसमें वर्तमान में ये हाल वर्षों में उद्गार हो रहे हो या हुए हैं। प्रस्तुत ज्वालामुखी वे है जिसमें मानव इतिहास काल में कम से कम एक बार उद्गार हुआ है और जो वर्तमान में सक्रिय नहीं। विलुप्त ज्वालामुखी वे है जिसमें लंबे मानव इतिहास काल में उद्गार नहीं हुई है। उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय
उद्भेदन ज्वालामुखी तथा दारी उद्भेदन ज्वालामुखी। जब किसी ज्वालामुखी के उद्भेदन एक छिद्र या द्वारा से होता है तब उसे केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार के गुंबदाकार अथवा शंक्वाकार पहाड़ियों का निर्माण करती है। इन पहाड़ियों का आकार ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संसार के अधिकांश ज्वालामुखी इस प्रकार के हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन की एक अन्य विशेषता ये है कि पिघले हुए सैलों व गैसों के यकायक छिद्र या द्वार से निकलने के कारण उद्गार अत्यधिक विस्फोट होता है। सुवेसित तथा म्यूजियमा इस वर्ग के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। कभी कभी भूकंप या घर्षण के भूपृष्ठ पर गहरी और लंबी दरारें पड़ जाती हैं। मैग्मा इन दरारों के धीरे धीरे बह की ओर निकलने लगता है। इस प्रकार के उद्भेदन को दरारी उद्भेदन कहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों से लावा की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती है। इससे लावा पठार तथा लावा शीड का भी निर्माण होता है। भारत में दक्कन का पठार इस प्रकार के उद्गार का एक उदाहरण है। केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी में छिद्र या द्वार से उद्गार होते हैं तथा इस प्रकार के उद्भेदन के कारण एक शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है। दरारी भारत के ज्वालामुखी में उद्भेदन एक दारा से होते हैं तथा इन प्रकार के उद्गारों से पहाड़ों व शील्डों का निर्माण होता है। लावा की तरल के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय लावा ज्वालामुखी तथा अम्लीय लावा के ज्वालामुखी। क्षारीय लावा में धर्तव खनिजों का अनुपात अधिक होता है तथा उनका पिघलन बिंदु नीचे होता है। अंत क्षारीय लावा अधिक तरल होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों में लावा दूर दूर तक शीघ्र तथा तेजी से फैल जाता है। इससे लावा की परतें पतली परतें विस्तृत क्षेत्र में जमा हो जाती है। इस प्रकार के उद्गारों को शील्डों तथा लावा बूंदाबंदों का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह में स्थित शील्ड ज्वालामुखी इस प्रकार का ज्वालामुखी है। क्षारीय लावा के विपरीत अम्लीय लावा में शिखला की मात्रा अधिक होती है तथा ये इसका पिघलन बिंदु अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। अंत यह अत्यधिक गाढ़ा होता है और ये शीघ्र ही जमा हो जाता है। यही कारण है कि अम्लीय लावा ज्वालामुखी समतल ऊंची भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। इन भू आकृतियों के ढाल तीव्र होते हैं। अम्लीय लावा शंकु के ढाल क्षारीय लावा शील्डों से अधिक तीव्र होते हैं। विस्तृत लावा परतें कैटर अति तरल लावा भूपट्टी इसका ये पार्ट है, उसका भी पार्ट देखते हैं। तीव्र लावा पैक्टर चिपचिपा रासायनिक लावा भूपट्टी। चित्र 4.6 का क्षारीय लावा सीड और खा में अम्लीय लावा शंकु दोनों में फर्क आप चित्र में भी देख सकते हो। इसका ये आकार बड़ा है दूसरे का, ये छोटे का एक का छोटा है। क्षारीय लावा अधिक तरल होता है, अंत सिद्धता से दूर दूर तक फैल जाता है। इसके कारण शीडों का निर्माण होता है। अम्लीय लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है। इस प्रकार के उद्गार से तीव्र ढाल वाले शंकु निर्मित होते हैं। ज्वालामुखी का वितरण संसार में लगभग 500 ज्वालामुखी है। इनमें से अधिकांश 3 निश्चित पट्टियों में पाए जाते हैं। ये 3 पट्टियाँ हैं महासागरीय पेटी, मध्य पेटी तथा अफ्रीकी दारा घाटी पेटी। इस प्रकार ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में मुख्य रूप में पाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक बेलन व घर्षण पाए जाते हैं। ये पट्टी पर्वतीय शैलियों के साथ द्वीपों तथा महासागरों के अतिरिक्त भागों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भाग इनकी क्रिया से संवेदता छूते रहते हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित है। लगभग 83 सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागर क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रियत है, इसलिए इसे
प्रशांत आग्नेय वलय कहते हैं। ये वलय दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत शैली के साथ से आरंभ होकर अलास्का तक, एलुसियन द्वीप समूह से जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया से न्यूजीलैंड तक फैली हुई है। चित्र में भी देख सकते हैं हिंद महासागर ज्वालामुखी, देख सकते हो आप। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। वियट्स हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, विषुवत रेखा अंटार्कटिक महासागर, मानालोआ प्रशांत महासागर, सागरीय वलय प्रशांत अग्नि मुद्रिका। ये इसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे बिंदु है, इसमें ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चित्र 4.7 ज्वालामुखी विश्व स्तर। संसार की मध्यवर्ती पेटी ज्वालामुखी की संख्या के अनुसार दूसरा स्थान है। यह यूरोप में अल्प्स पर्वत से आरंभ होकर टकटी तथा हिमाचल प्रदेश से होती हुई प्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाती है। अफ्रीकी दारा घाटी प्रदेश का तीसरा स्थान है। इस पेटी के अधिकांश ज्वालामुखी विलुप्त प्रकार के केवल माउंट कम्ब्रून ज्वालामुखी, जो पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार के लगभग 500 ज्वालामुखी है। वे 3 निश्चित पेटियाँ प्रशांत महासागर को घेरने वाली पेटी, मध्यवर्ती पर्वतीय पेटी या पूर्वी अफ्रीकी दारा घाटी में स्थित है। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत सागरीय पेटी में स्थित है। इसे प्रशांत अग्नि वलय कहते हैं। भूकंप। आपने शायद दूरदर्शन के समाचारों में भूकंप से होने वाले विनाश के विषय में सुना होगा। विस्तृत भूपृष्ठ के हिलने या कांपने को भूकंप कहते हैं। ये हिलने से कंपन से लेकर भवनों को तेज हिलाकर रख देने वाले हैं। भूकंप लहरों की गति की ऊर्जा का एक रूप है जो पृथ्वी की धरातलीय परत से संप्रेषित होती है। सभी भूकंप समान तीव्रता वाले नहीं होते। इसमें से कुछ भूकंप बहुत भयानक होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ विशेष क्षेत्र का पता लगा ही नहीं चल पाता। भयानक या अधिक तीव्र वाले भूकंप गिने चुने होते हैं। यद्यपि हमारी पृथ्वी प्रतिदिन भूकंप आते रहते हैं, लेकिन बर्बरता में स्थान स्थान पर बहुत अंतर पाया जाता है। सारे संसार में फैला भूकंपीय केंद्रों का जाल प्रतिदिन दर्जों भूकंपों को आलेखित करता है, लेकिन भयानक भूकंप कुछ ही क्षेत्रों में आते हैं। भूकंप मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी सिस्मोग्राफ यंत्र कहते हैं। सिस्मोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूकंप। आंतरिक बलों द्वारा हुए भूपृष्ठ में कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप मापी एक यंत्र है जो भूपृष्ठ के कंपन को आलेखित करता है। भूकंप में स्थित वे बिंदु जहां से भूकंप आरंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। सामान्य ये केंद्र भूपृष्ठ में 60 किलोमीटर की गहराई के आसपास स्थिर होता है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर जो स्थान होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप का प्रभाव उसके उद्गम बिंदु से तरंगों द्वारा ले लाया जाता है। ये भूकंपीय तरंगें भूकंप केंद्र से पैदा होकर सभी दिशाओं की ओर चलती है, लेकिन उनकी तीव्रता अधिकेंद्र पर सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि अधिकेंद्र के चारों ओर फैले क्षेत्र पर विनाश सर्वाधिक होता है। कंपन की तीव्रता अधिकेंद्र के चारों ओर दूर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ये देखिए अधिकेंद्र, भूकंप पट्टी, भूपट्टी, भूकंप केंद्र, पृथ्वी का धरातल। चित्र 4.8 एक भूकंप केंद्र तथा अधिकेंद्र। भूकंप पृथ्वी के धरातल का कंपन है जो हल्के से कंपन से लेकर भवनों को तेज हिलाकर रख देने वाला हो सकता है। भूकंप मापने के लिए भूकंप मापी सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं। भूकंप केंद्र भूपृष्ठ में वह बिंदु होता है जहां से भूकंप आरंभ होता है। अधिकेंद्र धरातल पर बिंदु होता है जो भूकंप केंद्र
के ठीक ऊपर होता है। भूकंप के कारण और प्रभाव। भूकंप आने का प्रमुख कारण बेलन, भस्म तथा शैल स्तरों को खिसकाना है। कैलिफोर्निया के स्तर फ्रांसिस्को में 906 तथा असम में 1951 तथा बिहार 1935 में आए भूकंप से इस प्रकार के भूकंपों के उपयुक्त उदाहरण हैं। भूकंपों के आने का दूसरा प्रमुख कारण ज्वालामुखी उद्भेदन है। ज्वालामुखी के भयानक उद्भेदन से ठोस शैलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इससे भूपृष्ठ पर कंपन पैदा होते हैं, लेकिन इस प्रकार के भूकंप ज्वालामुखी सक्रिय के केंद्रों तक ही सीमित रहते हैं। हवाई द्वीप समूह में लोना लोआ ज्वालामुखी के 1868 में हुए उद्भेदन के पूर्व 6 दिन तक इस क्षेत्र में लगातार आए भूकंप इस प्रकार के भूकंपों के उदाहरण हैं। हल्के से सीमित प्रभाव वाले भूकंपों के आने के कारणों से भूतल जल के रिसने से खानों, सुरंगों कदारों की छतों के शैलों का टूट कर गिरना शामिल है। इस प्रकार के भूकंप से क्षति बहुत ही कम होती है। भयानक भूकंप संवेदनशीलता अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इस प्रकार के भूकंपों से भूस्खलन, नदियों के मार्ग का रुख जाना तथा बाढ़ के आने की घटनाएं घटित हो जाती है। कभी कभी भूमि के खिसक जाने से झील बन जाते हैं। भूकंपों के आने से दरारें पड़ जाती है। इसके कारण नदियों के मार्ग बदल जाते हैं, जैसे कि असम के 1951 में आए भूकंप के कारण था। भूकंपों के कारण दरार रेखा के साथ शैल स्तर ऊपर नीचे अथवा क्षैतिज दिशा में खिसक जाते हैं। जब इसमें आग लग जाती है या ज्वारीय तरंगें पैदा हो जाती है, तब ये भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इन ज्वारीय तरंगों को सुनामी कहते हैं। इन तरंगों से सटीक नगर बह जाते हैं। भूकंप के आने से मकान या पुल टूट जाते हैं, जिसके हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यातायात, संचार तथा बिजली के तार की लाइन टूट जाती है। भूकंपों का अंतिम परिणाम हैजा जैसी बीमारियां होता है। भूकंपों का वितरण। भूकंप संसार के प्रत्येक भाग में आते हैं, लेकिन 2 पूर्ण निश्चित पेटियां में यह अक्सर आते हैं। ये पेटियां हैं महासागर को घेरने वाली पेटियां तथा मध्य पर्वतीय पेटी। प्रशांत महासागर को घेरने वाली पेटी में उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट, एलुसियन तथा एशिया के पूर्वी तट से लगे अन्य द्वीप समूह जैसे जापान तथा फिलीपींस शामिल है। ये पेटी प्रशांत सागर को एक छोर से दूसरे छोर तक घेरे हुए है, इसलिए इसका यह नाम पड़ गया है। इस पेटी के आने वाले भूकंप पर्वतों तथा ज्वालामुखियों की श्रृंखला से संबंधित है। ऐसा अनुमान है कि संसार के लगभग 68% भूकंप अकेले इसी पेटी में आते हैं। भूकंप प्रभावित दूरी पेटी अपस पर्वत से आरंभ होकर भूमध्य सागर, कोकेसस, हिमालय प्रदेश तथा इंडोनेशिया तक फैली हुई है। इस पेटी में संसार के लगभग 21% भूकंप आते हैं। शेष 11% भूकंप संसार के विशेष भागों में आते हैं। संसार के अतिसंख्यक भूकंप की 2 पेटियां में आते हैं। ये प्रशांत महासागर को घेरने वाली पेटी तथा मध्यवर्ती पर्वतीय पेटी। देखिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर प्रमुख भूकंप क्षेत्र है। देखिए, यहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। चित्र 4.9। आपने क्या सीखा? पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियाँ उसकी आंतरिक और बाह्य बलों की नियंत्रण प्रक्रिया का परिणाम है। आंतरिक बल विभिन्न धरातलीय लक्षणों की ऊंचाई में असमानता पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। ये बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में पैदा होते हैं। इन बलों को अंतर्जात बल भी कहते हैं। इन बलों के कारण भूपृष्ठ में हलचल होती है, जिन्हें पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। मंद हलचलें जहां भौतिक लक्षणों में धीरे धीरे व क्रमिक परिवर्तन लाती है, वही क्रमिक से हलचलें यकायक व तीव्र परिवर्तन लाती है। आंतरिक बल पृथ्वी के त्रिभुजीय तथा
शासित रूपों से प्रभावित करते हैं। जब ये तृतीय रूप में प्रभावित करते हैं तब भूस्पष्ट विपरीत, तब ये बल शासित या एक दिशा से दूसरे दिशा में प्रभाव डालते हैं। तब शैल स्तरों में बेलन व भ्रमशन की प्रक्रिया होती है। इन्हें शासित हलचलें कहते हैं। ज्वालामुखी भूस्पष्ट के द्वारा या छिद्र को कहते हैं जिसे गर्भ पिघला हुआ मैग्मा गैस से तथा राख निकलकर पृथ्वी के धरातल पर जमा हो जाती है। ज्वालामुखी का आकार वह आकृतिक उद्भेदन की बर्मरता, लावा की तरलता तथा उद्भेदन के प्रकार पर निर्भर करता है। भूकंप भूस्पष्ट के आकार के कारण पैदा होते हैं। ज्वालामुखी संसार की 3 निश्चित पेटियां में सीमित है। भूकंप में इसमें से 2 पेटियों से संबंधित है। दोस्तों, चैप्टर खत्म। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।